homeopathic doctor हैं, तो this video is for you. These are the things that you should never tell your patient or you should never do with your patient. क्या हुआ है आपको? बुखार है? ओके. टॉन्सिल्स भी बढ़ गए हैं? अच्छा. जुकाम भी है? अच्छा. ठीक है, ये दवाइयाँ ले लीजिए, 15 दिन बाद आके दिखाइएगा. ओके. बिल्कुल गलत है ये. पेशेंट ने जो बोला आपने बिना चेक किए लिख लिया. आपने उसको आई कांटेक्ट भी नहीं बनाया. जब आप पेशेंट से आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे तो आप जान नहीं पाएंगे वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. पेशेंट का आप में कोई ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा. तीसरी चीज, आप बहुत ही गलत प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं और जो बीमारी उसको नहीं है उसका भी प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. सो ऑलवेज लिसन टू योर पेशेंट व्हाइल लुकिंग इनटू द आईज ऑफ द पेशेंट. वेरीफाई द सिम्टम्स. यदि उसने कहा बुखार है तो थर्मोमीटर से पहले चेक कीजिए. उसने बोला कि टॉन्सिल्स एनलार्ज है तो मुंह खोल के पहले चेक कीजिए कि वाकई एनलार्ज है भी या नहीं, या वो एक स्टोरी कुक कर रहा है. कई बार क्या होता है, पेशेंट जो है मानसिक तौर से और इमोशनल तौर से अपने घर में दुखी होता है तो वो कोई भी स्टोरी लेके आ जाता है. एंड ऐसे पेशेंट्स को जनरली हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट्स भी कहते हैं, जो अपने इतनी सी बीमारी को इतना बड़ा बनाते हैं. कोई बीमारी होती भी नहीं है, फॉल्स पेशेंट्स होते हैं कम्प्लीटली, तो भी बीमारी बनाते हैं. एंड यू कैन एंड अप गिविंग अ रॉन्ग मेडिकेशन जो उसको वाकई बीमार कर सकती है. इसीलिए डू वेरीफाई द सिम्टम्स, डू लुक एट द पेशेंट एंड देन गिव द प्रिस्क्रिप्शन. दूसरी बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम जो पिछला वो जो बोल रहा होता है कि हमने ये ट्रीटमेंट लिया वो ट्रीटमेंट लिया, हम बिना प्रिस्क्रिप्शन चेक किए पिछला उस पर विश्वास कर लेते हैं. विच इज रॉन्ग. आप पहले प्रिस्क्रिप्शन चेक कीजिए. और इसी में हम एक और गलती करते हैं कि जो पहले डायग्नोसिस के साथ है उसी के साथ बिना खुद वेरीफाई किए, बिना खुद फिजिकल एग्जामिनेशन किए आगे चले जाते हैं. हो सकता है जहां उन्होंने पहले दिखाया हो बहुत अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन ये भी हो सकता है जहां उन्होंने पहले दिखाया हो उनके पास एक डिग्री भी ना हो और उन्होंने अपने मन चाहे प्रिस्क्रिप्शन देकर, मनगढ़ंत डायग्नोसिस देकर उनको दवाई दे दी हो. इसलिए डू चेक द प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन, वेरीफाई द सिम्टम्स, परफॉर्म द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड देन गो विद द डायग्नोसिस. बहुत सारे डॉक्टर्स ये मानते हैं कि एक्स्ट्रा पोलाइट होने से शायद पेशेंट इसका एडवांटेज ले. मे बी इट्स ट्रू, मे बी इट इज नॉट. बट एक चीज गारंटेड है कि अगर आप एक्स्ट्रा एंगर उनको दिखाएंगे, बहुत ज्यादा उनके ऊपर चीखेंगे, छोटी छोटी चीजें उनके ऊपर चिल्ला के पूछेंगे, या सिर्फ ये कह देंगे मैंने कह दिया ना तो आपको ये करना ही है, दोबारा क्यों पूछ रहे हैं, आपको एक बार में समझ नहीं आता, तो पेशेंट्स हो सकता है डर के मारे अपने सिम्टम्स आपसे छिपाए और आप जो है बीमारी उसकी ठीक ही ना कर पाए. एज अ डॉक्टर, चाहे आप होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, केस टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर केस पूरा नहीं लेंगे तो डेफिनेटली दवाई तो पूरी ढंग से दे ही नहीं पाएंगे. एंड स्पेशली आई कैन से इट अबाउट होम्योपैथी, आपकी केस की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस होती है तो आप करेक्ट दवाई पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे. सो बेसिकली The idea is that you need not bark on the patient. आपका और पेशेंट का टीम वर्क है, तभी आप अपने पेशेंट को ठीक कर पाएंगे. ये सिर्फ आपका अकेले का वर्क नहीं है. जब तक पेशेंट आपको अपनी बीमारियों के बारे में नहीं बताएगा, सिर्फ उनके रिपोर्ट्स देख के आप एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर उनको दवाई नहीं दे सकते. आपको उनके सिम्टम्स जानना भी उतना ही जरूरी है. डायग्नोसिस जितना इम्पोर्टेंट है, रिपोर्ट्स जितना इम्पोर्टेंट है, सिम्टम्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. आजकल गूगल का ज़माना है तो पेशेंट पहले ही अपनी सारी जानकारी लेकर आते हैं. बट यू एज अ डॉक्टर हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी लॉजिकल इन योर डायग्नोसिस एंड इन योर प्रिस्क्रिप्शन. कैसे हम जैसे पेशेंट्स हैं रेयरेस्ट डायग्नोसिस पे तुरंत पहुंच जाएंगे गूगल देख के कि मुझे तो भाई कैंसर हो गया. बट यू एज अ डॉक्टर कैन नॉट डू दैट. आपको बहुत बेसिक्स डायग्नोसिस से शुरू करना है. यदि आपको ऐसा कोई ड्रास्टिक सिम्टम नजर नहीं आ रहा है, फीवर है तो फीवर का सबसे बेसिक कॉज हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या हो सकता है नॉर्मल सर्द गर्म है. उसके लिए सीधा कैंसर पे पहुंचने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक एंड देन जंप टू द रेयरेस्ट डायग्नोसिस इफ इट इज रिक्वायर्ड. पूरे प्रॉपर टेस्ट के बाद अपने मन से आपको कोई डायग्नोसिस उनको नहीं देना है. बेसिक से शुरू करना है ताकि आपका पेशेंट भी एक रिलैक्स मोड में रहे और आप भी. बेसिक का मतलब अब ये भी नहीं है कि आप चीजें टालते जाएं. यदि आपकी दवाई असर नहीं कर रही है
तो डेफिनेटली उनको आगे के टेस्ट के लिए बोलिए, जिनसे आप आगे यदि कोई ऐसी सीरियस डिजीज है जिसका जल्दी पता लग के उसका इलाज हो सकता है, देन द पेशेंट विल गिव यू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग। तो बेसिक से शुरू कीजिए, लेकिन टेस्ट को इग्नोर मत कीजिए, टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। ज्यादातर ऑल्टरनेटिव जो मेडिसिन है उसके डॉक्टर्स अगर टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं तो मैं पेशेंट से भी कहना चाहूंगी कि आप लोग सीरियसली नहीं लेते हैं कि क्या जरूरत है, आपको तो मीठी गोलियां देनी है या आपको टेस्ट की क्या जरूरत है। जब तक हम डायग्नोसिस पे नहीं आएंगे हम नहीं जान पाएंगे कि आपकी जो बीमारी है उसमें आप में क्या अलग सिम्टम है। बीमारी के तो सिम्टम हमें पता है कि ये होते हैं, लेकिन जब हम डायग्नोसिस पे आते हैं तो हम आप में पिक्यूलियर सिम्टम देख पाते हैं और उसकी वजह से हम आपको सही दवाई दे पाते हैं। तो डू नॉट ignore the tests which have been prescribed to you by your doctor, and to doctors I would like to say prescribe the tests, write the tests whenever they are necessary to be conducted. आजकल यदि आप वेबसाइट पे किसी भी वेबसाइट पे हेल्थ रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए जाएंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम ढूंढने से पहले, सोल्यूशन ढूंढने से पहले बहुत सारे सप्लीमेंट सजेस्ट कर देता है। तो टू डॉक्टर्स आई वुड लाइक टू से कि आप वेबसाइट नहीं है, आप एक डॉक्टर हैं, तो आप एक दवाई सजेस्ट कीजिए। बहुत सारे सप्लीमेंट्स प्लीज मत दीजिए, प्रिस्क्राइब देम ओनली इफ दे आर नेसेसरी। विटामिन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जहां जरूरत है वहां दीजिए। एक नॉर्मल इंसान को वो उनको फूड से भी ले सकता है, उसका डाइजेशन इंप्रूव करने की जरूरत है, उसकी एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन बहुत सारे सप्लीमेंट्स एक बार में देना उस पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकता है। एंड आई विल टेल यू अ केस which came to me कि उनको विटामिन बी बहुत ज्यादा दे दी गई थी और उनको बहुत ज्यादा टिंगलिंग सेंसेशन डेवलप हो रही थी बिना उनका टेस्ट चेक किए। आजकल बहुत कॉमन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पकड़ा दो हर किसी को, बिना उनका जांच किए हुए उनको विटामिन बी प्रिस्क्राइब की गई थी और 15 दिन में उनको इतनी भयंकर टिंगलिंग सेंसेशन डेवलप होने लगी, यूरिन उनकी बहुत ज्यादा कलर्ड होने लगी, डार्क कलर्ड होने लगी, एंड जिससे वो बहुत डर गए। तो जब वो मेरे पास आए एंड ही वाज कोऑपरेटिव इनफ टू लेट मी नो कि उनको क्या क्या दिया जा रहा था और उसकी वजह से जो उन पे असर हो रहा था। सो जब उन्होंने विटामिन बी छोड़ी, सिर्फ विटामिन बी छोड़ने से ही वो 10-15 दिन में काफी इम्प्रूव हो गए। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल while you prescribe supplements। और प्रिस्क्राइब वर्ड भी बहुत एक अच्छा वर्ड है। इनफैक्ट यू गिव अवे सप्लीमेंट्स, उससे पहले बहुत ज्यादा केयरफुल रहिए। प्रोटीन सप्लीमेंट से कई बार क्या हो जाता है, बहुत सारे इंसानों की बॉडी में लम्प्स बन जाते हैं, फिर उनको डिसॉल्व करने के लिए दवाइयां देनी पड़ती हैं। सो बी रियली केयरफुल व्हाइल यू गिव अवे द सप्लीमेंट्स एंड व्हेन यू टेक द सप्लीमेंट्स, रियली केयरफुल। सप्लीमेंट्स फायदा करने की जगह जब आप उनको बिना जानकारी के लेते हैं या बिना जानकारी के देते हैं तो फिर आप उनकी टॉक्सिसिटी भी बहुत अच्छे से देखते हैं। सो प्लीज बी रियली केयरफुल। कई बार क्या होता है, एज अ डॉक्टर हमें सेकंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन के लिए पेशेंट को भेजने में शर्म आ रही होती है, या हम रेड फ्लैग्स देख के भी इग्नोर करते हैं और उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या दूसरे डॉक्टर के पास भेजने में शर्म आ रही होती है। इट इज कम्प्लीटली ओके। व्हेन यू सी द रेड फ्लैग्स प्लीज रेफर टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इफ नेसेसरी। जैसे कि कोई अपेंडिसाइटिस का केस है तो आप जानते हैं कि होम्योपैथी का उसमें एक बहुत ही ज्यादा लिमिटेड स्कोप है, एंड आप उस पेशेंट को समझाइए एंड इनफैक्ट सर्जिकल डिपार्टमेंट में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रेफर कीजिए। ही विल बी थैंकफुल टू यू फॉर हिज लाइफ, ट्रस्ट मी। आप फिर उसको समझाइए कि आपकी थेरेपी उसमें क्या हेल्प कर सकती है। अपेंडिसाइटिस की सर्जरी के बाद जो रिकवरी होती है उसमें होम्योपैथी डेफिनेटली हेल्प कर सकती है, बट उस कंडीशन में उसको इमरजेंसी में ट्रीट होना बहुत नेसेसरी है। सो नेवर शाई अवे फ्रॉम रेफरिंग योर पेशेंट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड ऑलवेज एक्सप्लेन कि आपकी थेरेपी, सिंस मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो मैं ये बताऊंगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन उस सिचुएशन में क्या असर कर सकती है। हर चीज में हमारी लिमिटेशन होती है, बहुत सारी चीजों में, और हर चीज में हो सकता है हमारी दवाइयां काम ना करती हो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हमारी दवाइयां काम करती हैं। तो ये विश्वास तभी आएगा जब आप उनको उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही रेफरेंस देंगे। हम बहुत बार गुस्सा भी हो जाते हैं जब पेशेंट जो है सेकंड थर्ड ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर्स के पास अपने आप जाते हैं, बट इट इज कम्प्लीटली ओके, वो उनका राइट है। और अगर आपको सेकंड और थर्ड ओपिनियन बैठे बिठाए यहाँ पे मिल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, आपकी भी नॉलेज बढ़ रही है ना। दूसरा बंदा अपना प्रोफेशनल ओपिनियन दे रहा है, तो आप जब उस पर्चे पे देखते हैं कि उनका ओपिनियन क्या है या इस केस में और क्या क्या हो सकता है, किस नजरिए से आप सोच सकते हैं,
तो एज अ डॉक्टर आप भी इम्प्रूव कर रहे हैं एंड पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वो भी ठीक महसूस कर रहा है कि वो सही हाथों में है। जब आप उसको रोकेंगे टोकेंगे कि आप क्यों गए भाई उनके पास, हम क्या काफ़ी नहीं थे, हम ढंग से दवाई नहीं दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट ब्रेक होगा, कहीं ना कहीं वो डाउट करेगा कि ऐसे क्यों चल रहा है। आपकी एबिलिटी पे आपके चिल्लाने से ही डाउट आ जाएगा। सो नेवर शाई अवे व्हेन थर्ड ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन इज नीडेड, एंड ऑलवेज let your patient know what your medicines can do in his situation. और लिमिटेशन सिर्फ होम्योपैथी, आयुर्वेदा या योगा या नेचुरोपैथी तक ही लिमिटेड नहीं है। लिमिटेशंस आपकी एलोपैथी में भी आती है। आई हैव सीन केसेस व्हेन पेशेंट डेथ बेड पे होता है एंड कोई भी स्ट्रीम का डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाता है। इट इज़ द वे डिजीज हैज़ टू प्रोग्रेस। तो जब जैसे कि जब हार्ट आपका एनलार्ज हो जाता है तो वो एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वो सिर्फ यंग लोगों में ही कर सकते हैं। जो पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है ओल्ड एज में, उसमें वो नहीं होता। तो चाहे फिर वो एलोपैथिक डॉक्टर्स हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो या किसी भी पैथी से हो, वी ओनली सी हिम डाइंग। वो डेथ बेड पे है एंड उसका अल्टीमेट जो डिजीज का फेट है वो वही है जो सबको पता है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट इन दोज सिचुएशंस। और वो सिर्फ एक हमारी स्ट्रीम के लिए नहीं, वो हर किसी स्ट्रीम के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो माई पॉइंट ऑफ सेइंग ऑल दीज थिंग्स इज कि लिमिटेशंस हर पैथी की होती हैं। साथ साथ जहां आप काम कर सकते हो उस एरिया में आप पूरा कॉन्फिडेंट रहिए और अपने पेशेंट को पूरी तरीके से स्वस्थ करने की कोशिश कीजिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट आप एकदम पेशेंट को झड़का ना दें कि आपने क्या केयर की है। आपको केयर करनी नहीं आती, आपको पता नहीं है बीमारियों में क्या केयर कर सकते हो। हो सकता है उनको वाकई उस चीज़ की नॉलेज ना हो, या हो सकता है वो इस वक्त उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। तो आप उनकी सिचुएशन समझ के उनको समझाइए कि उनको कैसे केयर करनी है और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्या बेस्ट अरेंज कर सकते हैं, इस बारे में उनको ज़रूर बताइए। नेवर ऑफर अ गारंटी टू योर पेशेंट कि मैंने तो इतने केसेस आजमा के ठीक कर दिए, आपको तो मैं 15 दिन में ठीक कर दूंगा, स्पेशली इन केस ऑफ होम्योपैथी, क्योंकि हर पेशेंट हमारे लिए एक अलग पेशेंट है। और जो दवाई हमारे पहले पेशेंट्स पे काम की है, हो सकता है वो दवाई इन पे काम ना करे, इन पे बिल्कुल ही अलग दवाई काम करे। और दूसरी चीज़ ये भी है, हमें ये नहीं पता कि वो किस एनवायरनमेंट में अभी रह रहे। हो सकता है उनके आसपास जो है डैम्प चीज़ें रहती हों, वेदर ही ऐसा हो जिसमें उनका एग्रेवेशन निश्चित है। तो उस मेंटेनिंग कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए हम ये बता सकते हैं कि या ये अपने मन में सोच सकते हैं कि ये इनको समय लगेगा अभी रिलीफ लाने में। तो कोई गारंटी मत दीजिए कि आप 100% उनको ठीक कर ही पाएंगे या इतने समय में ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हर केस एक अलग केस है। ये हमें याद रखना है कि यदि किसी पेशेंट को कोई फेटल डिजीज़ भी है जिसमें 99.9% चांसेस है कि उसका अंत जो है डेथ में ही होना है, तब भी हमें उसको पेशेंट को डिसहार्टन नहीं करना है। उसका जो लिविंग का पीरियड है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अलॉन्ग विद द फैमिली मेम्बर्स एंड द पेशेंट एंड द डॉक्टर एज अ टीम, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। एकदम पेशेंट को नकारात्मक नहीं करना है, हमें सकारात्मक रूप से उस सबसे खराब सिचुएशन में भी हमें पेशेंट की कोशिश करनी है कि वो मन से खुश रह सके। आई नो इट इज़ ईजियर सेड, बहुत हार्ड होता है जब आप एक फिजिकल पेन से, इमोशनल पेन से, बीमारी की वजह से और डिसेबिलिटी से गुजर रहे होते हैं। तो उस वक्त आपका खुश रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, या आपको अपने मन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एज अ डॉक्टर हमें ये प्रयास करना है कि आपका पेशेंट खुश रहे, खाता पीता रहे, जितना हो सके बेटर रहे, इवन इफ ही इज ऑन हिज डेथ। अपने पेशेंट से कभी फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दीजिए अपने पेशेंट को, उनसे कभी झूठ मत बोलिए। यदि आपको उनके सिम्टम्स नहीं समझ पा रहे हैं या उनकी बीमारी समझ नहीं आ रही है तो ऑलवेज टेक योर टाइम, उनको बताइए कि लेट मी टेक माई टाइम, लेट मी रिसर्च ऑन योर सिम्टम्स एंड मैं इसके बारे में और जानकारी लेता हूँ, अपनी बुक्स खोल के दोबारा पढ़ता हूँ या अपने कलीग से और जानकारी लेता हूँ और आपको थोड़े टेस्ट प्रिस्क्राइब करता हूँ। आपके टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएंगे तब मैं ज़्यादा क्लियर हो पाऊँगा या हो पाऊँगी
तब मैं आपको बता पाऊंगी कि इसको हम किस डायग्नोसिस की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि हमेशा जब हम लिखते भी हैं तो प्रोविजनल डायग्नोसिस के तौर पे लिखते हैं, कंफर्म हमें तब तक नहीं होता है जब तक प्रॉपर टेस्ट के रिजल्ट्स ना आ जाए। तो उनको फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, इंस्टेड उनको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए और उनको फॉल्स प्रॉमिसेस भी मत कीजिए कि हाँ ये इसकी दवाई है, इसको तो ये हो जाएगा, ये तो तुरंत ठीक हो जाएगा। उनको बताइए कि इसमें समय लग सकता है, ये ठीक हो सकता है, ये ठीक नहीं हो सकता है। उस प्रोसेस की सच्ची जानकारी देने से आपके अंदर जो पेशेंट का ट्रस्ट है वो बहुत बढ़ेगा। Thank you for listening to me, for watching this video. If you need homeopathic consultation and homeopathic medicine, do consult us. We provide online consultation all over the world and we post the medicines as well. Again, thank you for listening to me.